हेलो प्यारे बच्चों, सब बढ़िया। चलिए आज हम DPP2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, DPP1 का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम लोग DPP2, हम आशा करते हैं कि आप लोग DPP2 बना लिए होइएगा। ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हैं वो बना लेंगे और जो बनाए हैं वो आज मिलान करेंगे इस सोल्यूशन से कितना मैच कर रहा है। तो चलिए हम लोग DPP2 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो DPP नंबर 2 है उसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो हम इसका जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन m स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर आप लिख सकते हो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन f गुने मीटर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, f नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका तो कोई यूनिट है नहीं, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का? कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसको ऐसा यूनिट के रूप में बोला जा सकता है, यानी कूलम्ब स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन क्या है? डी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है the charge +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are situated at distance in air. The ratio of the force acting on them is। एक है +1 माइक्रोकूलम, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा यह रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। लाइक चार्ज है तो फोर्स आपको रिपल्सिव होगा, इसका इधर, इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो यही F1 है और यह F2 है। तो कह रहा है दोनों का रेशियो क्या होगा। हम लोग जानते हैं यहाँ पर बोथ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है। यह हम लोग प्रूफ किए भी थे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है कि जितना जोर से यह धक्का देगा उतना ही जोर से यह भी धक्का देता है। चाहे चार्ज कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में फोर्स बराबर बराबर ही होता है। ठीक है, दो चार्ज बराबर बराबर ही फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स का तीसरा नियम। तो इसलिए रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी करेक्ट आंसर इज सी। दूसरा का क्या होगा? सी। तीसरा, हम लास्ट क्लास को भी बताए थे, बिहार बोर्ड वाले को तो सिर्फ बबल करना होगा, लेकिन CBSE वाले को 1 का आंसर इस प्रकार लिखना होगा जैसे डी, और साथ में कॉमा देके जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वह लिखना चाहिए ऐसा। फिर इसमें हो जाएगा सी और कॉमा 1:1, इस तरह से देना चाहिए जो उसका मार्किंग स्कीम है। ये बेस्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तीसरा, क्योंकि वहाँ मैनुअली चेक होता है और बिहार बोर्ड में कंप्यूटराइज्ड है और OMR शीट से चेक होगा। तीसरा, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। यह हम लेक्चर पढ़ाते समय भी समझाए थे, बताए थे कि यह Q है और यह Q है। बीच में कहता है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। Q को सेंटर में रख दिया जाता है और कह रहा है कि Q क्या होना चाहिए ताकि टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो हमको मालूम है सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में होना है, तो दिस Q मस्ट बी नेगेटिव। Q क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बीच में मध्य क्या है? भिन्न चार्ज मध्य विराजे, यानी बीच में जो चार्ज होता है वह अपोजिट नेचर का होता है। यह Q अगर पॉजिटिव है तो यह Q नेगेटिव होगा। और मैग्नीट्यूड बीच में तो है कि दोनों बराबर बराबर चार्ज है, तो बीच में मिड पॉइंट पर इस पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना जोर से यह इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही जोर से यह भी इसको अट्रैक्ट करेगा। पक्का है कि अट्रैक्शन ही होगा, यह अपोजिट नेचर का ही होगा। उसी प्रकार किसी एक फोर्स पर चार्ज, किसी एक
चार्ज पर फोर्स क्या कर दो, 0 प्रूफ कर दो। तो इस पर एक फोर्स हम F1 मानते हैं और दूसरे के कारण रिपल्सिव फोर्स F2, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, बराबर कर दो। अगर यह दूरी टोटल r है तो इसके बीच में यह दूरी हो जाएगा r/2। तो यहाँ F1 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, और यह बराबर होना पड़ेगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने Q अपॉन R का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन इसलिए दिए कि Q गुने Q सेम साइन का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ यह स्मॉल q जो है वह अपोजिट नेचर का होगा, क्योंकि बीच वाला अपोजिट नेचर का ही होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो। यह खत्म। तो यहाँ से क्या आ गया, Q r² / 4 बराबर माइनस Q अपॉन r² से r² खत्म, यह यहाँ Q बराबर हो जाएगा -Q/4। यह 4 ऊपर चला जाएगा, इसमें गुना में हो जाएगा, यानी एक स्टेप और अगर हम लिखे तो 4 स्मॉल q बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल Q। स्मॉल q बराबर -Q/4, क्या हो जाएगा, -Q/4, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। तीनों चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान देना, पहला चीज की बीच वाले को प्रूफ करना है कि दोनों फोर्स यह इक्विलिब्रियम में है, और दूसरा चीज यह इक्विलिब्रियम में। दो चार्ज पर आपको टोटल फोर्स 0 दिखाना पड़ेगा। तो एक चीज हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो हमको ऑलरेडी मालूम है, दोनों चार्ज बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो इस पर फोर्स बराबर लगेगा। तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा ही, 100% श्योर है। यह इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमको देखना पड़ा है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण होगा F1, इसके कारण उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होना चाहिए F2। तो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिए, तो फॉर्मूला हम लिख दिए। हम लोग जनरली हमको मालूम है शॉर्टकट में यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हर बार कट ही जाता है। तो आप सीधे कर सकते थे, यह चार्ज बटा इस डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए यह चार्ज बटा इस डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी शॉर्टकट में आप कैसे लिखते, Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, यह बराबर होना चाहिए -Q अपॉन r², माइनस क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है बस। तो यहां से भी आ जाएगा Q बराबर -Q/4। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यह कंसेप्चुअल है, फिगर दिया हुआ है उसमें, समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चौथा क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक फोटो है इस प्रकार से, यहां पर चार्ज रखा है Q2 एंड Q3, कुछ ऐसा चार्ज है Q2 एंड Q3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपको कि Q2 एंड Q3 यह क्या है, पॉजिटिव है, जो भी है चार्ज पॉजिटिव है। y एक्सिस में कह रहा है कि exert a net electric force in +x direction on a charge Q1 fixed along the x axis। x एक्सिस पर एक चार्ज Q1 है, इसके बारे में यह नहीं लिखा है कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट यह दिया है कि यह दोनों मिलके इस पर नेट फोर्स जो लगा रहा है वह इस दिशा में लगा रहा है, इस प्रकार यह नेट फोर्स इस दिशा में लगा रहा है। तो यहां अगर चार्ज पॉजिटिव है, यहां चार्ज पॉजिटिव है और फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो इसका मतलब Q1 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। Q1 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला अपनी ओर खींच रहा है। तो इस यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से मालूम चल रहा है, दिस इंप्लाइज कि यहाँ Q1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डन, तभी जाके यह x डायरेक्शन में होगा। उसके बाद है दूसरे फोटो में क्या कर रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q को यहां पर रख दिया जाता है, यहां पर प्लस चार्ज रखा जाता है कैपिटल Q, तो इस फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। फोर्स बढ़ेगा,
घटेगा वही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस दोनों बात से हम श्योर हो चुके हैं कि यह नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो यह इधर धक्का देता, यह इधर धक्का देता, नेट इधर भागता। अभी क्या होगा, अगर यह नेगेटिव है तो यह इधर अट्रैक्ट करेगा, यह इधर अट्रैक्ट करेगा और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल ऑल्सो अट्रैक्ट Q1। यह पॉजिटिव क्या है, Q1 को फिर अट्रैक्ट ही करेगा, मतलब Q1 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। Q1 पर फोर्स ऑफ Q1 ऑल्सो अट्रैक्ट्स, Q ऑल्सो अट्रैक्ट्स Q1, सो F क्या होगा, F शैल इंक्रीज, अवश्य बढ़ेगा। F हम अवश्य बढ़ेगा, इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेस के लॉन्ग बढ़ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल है और हल्का सोचने वाला है। क्या ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, a metallic spherical cell has inner radius r1 and outer radius r2। एक मेटालिक स्फेरिकल सेल है, शेल कहने का मतलब है कि हॉलो स्फीयर है। क्या है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है जिसका कुछ इनर रेडियस दिया है और आउटर रेडियस दिया है। ऐसा एक गेंद टाइप का हो गया, बीच में खाली जगह है, यह बीच में क्या है, वैक्यूम है, और यह पूरा मेटल है, यह पूरा क्या है, मेटल है। ठीक, चलिए अब क्या कहा जाता है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। चलो बना देते हैं, यह रेडियस r1 और इधर रेडियस r2, डन। उसके बाद कह रहा है कि ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी। स्फेरिकल कैविटी जो है, जहां यहां पर चार्ज कैपिटल Q रख दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है डायग्राम बनाते जाओ, बाद में फिर सोचेंगे हम। प्लेस्ड सेंटर, अब कह रहा है व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इस पर कोई चार्ज दिया नहीं है, फिर पूछ रहा है, दिमाग में सेट कर लो। जब भी ये स्फेरिकल सेल वाला क्वेश्चन आएगा, स्फेरिकल शेल वाला, तो जितना इसके भीतर में चार्ज होता है उतना ही अमाउंट में यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q अपीयर हो जाएगा। यह एकदम रूल समझ लो। यहाँ पर अगर 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखते हैं तो इस वाले सरफेस पर बिकॉज ऑफ इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ हम नेगेटिव चार्ज रखें, एकदम सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ Q। नेगेटिव चार्ज होगा माइनस ऑफ Q, और फिर यहाँ एक्चुअली इधर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आउटर सरफेस है, जितना मैक्सिमम बाहर हो सके उतना बाहर, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इस सरफेस पर, और इधर आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इनर वाले का एकदम फिक्स कर लो, बाहर वाले का गारंटी नहीं है। क्या है, इनर वाले का एकदम फिक्स है। देख लो क्या बोल रहे हैं, इनर वाले का एकदम फिक्स है कि उसके सामने जो चार्ज होगा वही इंड्यूस्ड होगा, लेकिन बाहर कितना होगा यह गारंटी नहीं है। इसके लिए फिर देखना पड़ता है कि इस पर टोटल चार्ज कितना है। यहाँ अगर प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q है, यह 100% गारंटीड है। अब देखना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो चूंकि इस पर टोटल चार्ज 0 था, टोटल चार्ज 0 था, इसीलिए इस पर बाहर में चार्ज आ जाएगा प्लस Q। अगर मान लो टोटल चार्ज 1 माइक्रोकूलम रहता तो बाहर में चार्ज प्लस Q और प्लस 1 माइक्रोकूलम आ जाता। अगर 2 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज रहता तो यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, इतना तो आ ही गया। और जो भी टोटल चार्ज इस पर था वह बाहर में क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, और अंदर में जितना चार्ज है उतना माइनस। इस पर हम एक और प्रॉब्लम करा देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस
चार्ज डेंसिटी। अभी हम ये पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है, कोई कठिन काम नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो इनर वाले पे हो जाएगा, इनर वाले पे चार्ज अपॉन एरिया, यानी सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज। सिग्मा बराबर नेगेटिव चार्ज होगा और माइनस Q1 अपॉन एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई R1 स्क्वायर, यह हो जाएगा। और सिग्मा 2 हो जाएगा प्लस Q2, Q2 नहीं, Q2 क्यों दे रहे हैं, Q है, Q दोनों पर, एक पर माइनस Q है, दूसरे पर प्लस Q, और यहाँ एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। बस इतना ही काम करना था, इतना ही काम करना था। डन। चलिए इसको, ठीक है, एक एग्जांपल्स के तौर पे और देख लो इसी टाइप का क्वेश्चन, कैसे इंडक्शन होगा। मान लो हम 2 कॉन्सेंट्रिक सेल दे दिए, कितना दे दिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सेल। थोड़ा बड़ा फोटो बना लेते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है। 2 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, एक सेल A है, दूसरा B है। 2 कॉन्सेंट्रिक सेल, यह अपने मन से हम दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल। एट सेंटर चार्ज इज +2 microcoulomb and -2 microcoulomb is -3 microcoulomb is given to A and +4 microcoulomb is given to B. Given to B. Find चार्ज ऑन ईच सरफेस। चार्ज ऑन ईच सरफेस, प्रत्येक सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे दे कि +2 माइक्रोकूलम यहां रखा हुआ है, ए पर टोटल चार्ज जो दिया गया है वह है -3 माइक्रोकूलम, और बी पर टोटल चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। तो बताना है कि प्रत्येक सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा, प्रत्येक सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा यह बताना है। ठीक है, जैसे इधर हम मान लेते हैं Q1, यहाँ मान लेते हैं Q2, यहाँ मान लेते हैं Q3, और इस आउटर सरफेस पर Q4। तो देख लो क्या हम बताए हैं, Q1 देखना हो तो चुपचाप क्या देखो, इसके अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना है +2 माइक्रोकूलम, तो सीधा Q1 हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। कुछ नहीं सोचना है, जो अंदर में चार्ज है जस्ट उसका अपोजिट। तो यह +2, अगर यहाँ 0 रहता तो यहाँ इनर पे 0 हो जाता, +2 है तो -2 हो गया, -2 रहता तो +2 हो जाता। अब Q2 क्या होगा, तो Q2 कितना होगा, यह -2 माइक्रोकूलम है तो इसके बदला +2 माइक्रोकूलम तो होगा ही होगा, साथ में उस पर जितना टोटल चार्ज दिया गया वह भी होगा। टोटल चार्ज कितना दिया गया है, -3 माइक्रोकूलम, तो इस पर -3 माइक्रोकूलम भी एक्स्ट्रा होगा, यानी Q2 बराबर वास्तव में कितना हो जाएगा, -1 माइक्रोकूलम। अब देख लो यहाँ -2 और यहाँ -1, टोटल -3 हो गया कि नहीं, सही है फिर, ठीक है, फिर क्या है, सही है, क्योंकि टोटल इस पर -3 चार्ज दिया गया था और है यहाँ -2 और यहाँ -1, यही ध्यान में रखना है। और फिर Q3 के लिए फिर हमको कुछ नहीं सोचना है, जस्ट इसके सामने वाला फेस को देखेंगे। Q2 जितना आया है उसका अपोजिट होगा Q3 हमेशा जो होगा -Q2, तो Q2 कितना था -1, यह हो जाएगा +1 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। अब जब Q4 देखना है तो Q4 में यह +1 माइक्रोकूलम है, तो इसका उल्टा यानी -1 माइक्रोकूलम तो होगा ही होगा,
साथ में कितना चार्ज दिया गया है वह भी उसमें ऐड कर दो। कितना है? +4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है, तो यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वह आउटर सरफेस पर होता है। यह तो पढ़े हो ना मेटल के केस में। मेटल में चार्ज जो होता है हमेशा कहाँ होता है? आउटर सरफेस पर होता है। इनसाइड मेटल चार्ज नहीं रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इनसाइड मेटल चार्ज नहीं रहता है। सब पर हम लोग और पढ़ेंगे आगे आगे, इसमें बहुत सारा मेटल्स का प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे। तो यहाँ Q4 बराबर हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम। तो इसी तरह रोज पढ़ते जाएंगे और कुछ न कुछ प्रति क्लास हम सीखते जाएंगे। Q4 हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम। असाइनमेंट बनाने का ये फायदा है, डिस्कशन कराने का और फायदा है। ठीक है, कुछ नया चीज सीखने को मिला। ध्यान दे दिए कि जो अंदर में चार्ज है वही जस्ट यहाँ पे आएगा। जब आउटर सरफेस पर चार्ज देखना होगा तब हमको देखना पड़ता है कि टोटल चार्ज कितना है। तो जितना अंदर हुआ उसका जस्ट अपोजिट यहाँ, और प्लस जितना एक्स्ट्रा है। यहाँ -3 दिया गया था तो -3 ऐड कर दिए, यहाँ +4 दिया गया था तो +4 ऐड कर दिए। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कौन कौन आंसर हो गया? Q1 इतना हो गया, Q2 इतना, Q3 दिस वन एंड Q4 दिस वन। चारों सरफेस पर चार्ज निकल गया। गौर से देखना कि सबसे आपका सवाल सही निकला कि गलत निकला, इसका चेक करने का है। इसका चेक करने का तरीका है कि आउटर मोस्ट सरफेस हैज टोटल चार्ज गिवन टू द सिस्टम। चेक करने का क्या तरीका है? आउटर मोस्ट सरफेस, इस बात को एकदम लिख लेना, चेक हो जाएगा। आउटर मोस्ट सरफेस हैज चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को कितना टोटल चार्ज दिया गया वह सारा होगा। तो यहाँ +3 आया है, चेक करके देखते हैं सिस्टम को कितना दिया गया था। +2 सेंटर पे रखा गया था, -3 इसको दिया गया था और +4 उसको दिया गया था। टोटल चार्ज जोड़ो, 2 में से 3 गया तो -1 का +4 +3, तो +3 आया। ठीक है, सही है। इसका मतलब आउटर मोस्ट पे होगा टोटल चार्ज गिवन टू द सिस्टम। टोटल चार्ज 2 4 2 6 में से 3 गया, 3 दिया गया था और 3 आउटर मोस्ट पर आ गया। इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यह चेक करने का तरीका कि आप अंदर से शुरू करो काम करना, बाहर में जाके मिलान कर लो, मैच कर गया तो ठीक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है क्लास नोट्स में, प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 charges of Q are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any 2 charges be F, what will be the net force on each charge? प्रत्येक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर इक्वल चार्ज रखा गया है Q Q Q, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेज F, इसके बीच में फोर्स F है तो स्वाभाविक है कि रिपल्सिव होगा। सेम चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा। यह क्लियर है। तो हम मान लेते हैं इस पर फोर्स इधर F लग रहा है तो इस दोनों के बीच में भी F ही होगा और रिजल्टेंट जो होगा इसके बीचों बीच होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? बीचों बीच। और ये हम लोग निकाले थे F टोटल, हमको मालूम है एकदम बीचों बीच होगा क्योंकि दोनों बराबर है और यह 30 डिग्री और यह भी 30 डिग्री। तो F टोटल कितना हो जाएगा? F cos 30 डिग्री और प्लस इधर से भी F cos 30 डिग्री, यानी √3F। यही आंसर हो जाएगा, √3F। 1 मार्क है, सिर्फ आप ऐसे बना के और ऐसे आंसर लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर इज 160 न्यूटन देन हाउ मच विल बी द फोर्स इफ द सिस्टम इज प्लेस्ड इन वाटर। 160 न्यूटन है, हमको मालूम है किसी मीडियम में अगर डाल दिया जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। फोर्स इन एयर जो है वह 160 न्यूटन है, तो फोर्स इन वाटर कितना होगा? यह हो जाएगा फोर्स इन एयर बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? बोलो, नहीं बोलोगे? बोलोगे कितना? 80। कितना है? 80। यह कितना हो जाएगा? 160 अपॉन 80, यानी बचा कितना? 2 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन। बस सिंपल था। 8वां, डिड्यूस डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का कह रहा है कि डायमेंशन निकालो। यह पहला क्वेश्चन का ही डुप्लीकेट हो गया एक तरह से। क्या कह रहा है 8वां में? इसका डायमेंशन निकालो। तो इसका तो हमको पहले ही से मालूम है कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। पहला क्वेश्चन का देखो, उसमें क्या आया था? ऊपर कूलम स्क्वायर और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो यहाँ से आ जाएगा कूलम यानी चार्ज, करंट गुने टाइम, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन फोर्स कितना होता है? mlt-2 और मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर ऊपर 2 है, यह जाएगा तो 4 हो जाएगा, और a के पावर 2। यही डायमेंशन हो जाएगा। बस छोटा सा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 पॉइंट साइज बॉडी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर व्हाट विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी पॉसिबल बिटवीन देम। यहाँ है कि एक टोटल चार्ज आपको दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, इसका बंटवारा करना है। 10 माइक्रोकूलम का बंटवारा करना है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, और इस दोनों के बीच में दूरी कितना है? 2 मीटर। तो यहाँ पे बंटवारा करना है Q1 और Q2 में। इस तरीके से उसी चार्ज को बंटवारा करना है, यानी Q1 प्लस Q2 आपको फिक्स दे दिया 10 माइक्रोकूलम। एक घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, एक ही चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, उसको दोनों भाग में बांटना है। तो कह रहा है फोर्स मैक्सिमम कब होगा? तो यहाँ नोट कर लो कि जब 2 चार्ज का सम कांस्टेंट है और आपको फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स के लिए प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। एफ मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? Q1 Q2 आपको मैक्सिमम होना चाहिए। Q1 Q2 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अगर आप चाहो तो सिंपल ध्यान में रख सकते हो कि अगर 2 संख्या का सम अगर हम दे दे कि 10 होगा तो प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? 2 संख्या का सम अगर 10 है तो वह संख्या हो सकता है 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5, फिर यहाँ 6 4 7 3 8 2 9 1। तो आप गौर से देखो प्रोडक्ट किस किस में मैक्सिमम है। 1 गुने 9 9 होगा, 2 गुने 8 16, 17 21, 6 चौक 24, 50 25, फिर 6 चौक 24, फिर से रिपीट होने लगा। यानी मैक्सिमम कब हुआ? जब एकदम बराबर बराबर बटा हुआ था। 50 25, यहाँ 6 चौक 24। तो ये रिजल्ट को ध्यान में एकदम कर लो कि 2 संख्या का प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों क्या हो? बराबर बराबर हो। अगर उसका सम फिक्स दे दिया, 2 संख्या का सम अगर कांस्टेंट है कि नहीं, वो टोटल मिला के आपको 10 ही होना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तब प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब इसको बराबर बराबर बांटा जाए, यानी 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम इसमें बांट दोगे तो यह फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो फोर्स टू बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? Q1 बराबर Q2 हो जाना चाहिए। दिस इंप्लाइज Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम। इसलिए मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? चार्ज मालूम चल चुका है। अगर यह कॉन्सेप्ट जिसको मालूम होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। F मैक्सिमम हो जाएगा 1/4, यानी वैल्यू पुट कर दो क्या? 9
इंटू 10 टू द पावर 9 गुने 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बटा आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 9 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4 गुने 10 टू द पावर माइनस 3। यह क्या हो जाएगा, 25 नमा 2 से 25 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, यानी 5 चौका 20, 6 चौक 24, 56.25 गुने 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना न्यूटन आपको फोर्स हो जाएगा। यह मैक्सिमम फोर्स होगा अगर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और दोनों में बांटा गया है और 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, आगे यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका ऑलरेडी हम नोट्स में दे चुके हैं, पढ़ाए भी है, तो इसको डिस्कस करना डाउट में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आप कहीं से भी लिख सकते हो, किसी बुक से भी, हमारे नोट्स से भी, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिए उससे भी, जो 10वां क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आसानी से इसका आप आंसर नोट से खोज सकते हो, या अच्छे से देखे होगे मेरा पुराना वीडियो, तो उसमें है सारा कुछ। कि स्टेट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सिंपली आप नोट से देखो, 2 मार्क्स का है, यानी 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है कि इज कूलम्स लॉ यूनिवर्सल, तो नहीं, कूलम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इसका कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस था, जैसे कि यह बहुत कम डिस्टेंस में काम नहीं करता है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में डिस्टेंस में काम नहीं करता है। दूसरी बात, यह मीडियम पर भी डिपेंड करता है, बीच में कोई और मीडियम आ जाए तो डायरेक्टिक कांस्टेंट टाइम्स फोर्स घट जाता है, यानी कूलम्स का जो कांस्टेंट है वो वैरी करता है मीडियम टू मीडियम। ठीक है, यह पॉइंट साइज के लिए वैलिड है। अगर कोई एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी हो तो वहां पे कूलम्स लॉ डायरेक्टली आप एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यही सब कुछ लिमिटेशंस था। 12वां नंबर है कि व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इसको क्यों बोलते हैं, आपको आसानी से नोट्स में मिलेगा। इसको सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं कि यह फोर्स जो है 2 चार्ज बॉडी के सेंटर के एलोंग लगता है। अगर एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, तो जो फोर्स लगेगा वो या तो इसी लाइन के पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इस तरह से दोनों। ऐसा नहीं है कि यह चार्ज है तो यह इस पर इधर फोर्स लगाया जाए, इस टाइप का फोर्स अगर लगेगा तो इसको सेंट्रल हम नहीं बोलेंगे। कि इसके कारण इस पर फोर्स ऐसे लग रहा हो या बाहर की ओर लग रहा हो तो हम सेंट्रल नहीं बोलेंगे। इस तरह का भी नेचर आपको मिलेगा आगे के चैप्टर्स में, जहाँ फोर्स सेंट्रल नहीं होता है। अभी ये फिलहाल ऑब्वियस केस लग रहा है कि यहाँ सेंट्रल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल और कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स, 2 फोर्स के बारे में हम पढ़े ही हैं, और यह दोनों सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद है कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या समानता है, यह लिख दे हम। ये भी नोट्स में है, पढ़िएगा। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ आपको है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या डिफरेंस पूछा है या समानता, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। अगर पहले समानता का देखें तो यह भी है लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यह भी लॉन्ग रेंज है। यह समानता हम पहले लिख रहे हैं, 1/r² होता है। यहाँ पे जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। यहाँ फोर्स जो होता है मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों फोर्स क्या होता है, बोथ आर सेंट्रल, दोनों क्या है सेंट्रल फोर्स, यानी यहाँ लिखो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल होता है। यह भी फोर्स सेंट्रल होता है। यह समानता हो गया, जैसे 3 पॉइंट लिख दिए, चलो ठीक है। अब अगर डिफरेंस देखा जाए, क्या है डिफरेंस, डिफरेंस में देखोगे पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, यह रिपल्सिव कभी भी नहीं होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव।
चेंजेस विथ मीडियम, चेंजेस विथ मीडियम बिटवीन द चार्ज, यह है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, यह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड इसका जो होता है, मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज, इसका मैग्नीट्यूड काफी लार्ज होता है, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, इसका मैग्नीट्यूड काफी छोटा होता है, तो इसलिए छोटे मास के बीच में इस फोर्स का अनुभव नहीं किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे दो वस्तु रखा हुआ है तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स से देखिए अट्रैक्ट होते हुए नहीं होता है। हाँ, बड़ा बड़ा मास है, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, तो नेचुरल सैटेलाइट, तो उस बीच में, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव हम कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव कर सकते हैं। बट अगर दो यहाँ मार्कर है, इस दोनों आपस में कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो छोटे फोर्स को आप मतलब ये बहुत छोटा होता है। हाँ, लेकिन अट्रैक्शन चुंबक का देखो, चुंबक भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखोगे, कंघी से अगर हम ऐसे कागज की टुकड़ा को अट्रैक्ट हो रहा है, यानी दैट है, इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। यह कुछ डिफरेंस हो गया और यह कुछ समानता हो गया। डन। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 14, न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 14। What is the force between two small charged spheres having charge 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 cm apart in air? तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ पे बनाना था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से हो जाएगा आपको फोर्स बराबर 9 × 10⁻⁹। चार्ज दिया हुआ है, एक है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, एंड दूसरा 3 × 10⁻⁷, और दोनों के बीच में दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे 0.3 का स्क्वायर, बस बन गया 9 × ये 3 दूना 6, और ये कितना 7 7 14, 14 में से 9 गया 5, इतना, और यहाँ हो गया 9 × 10⁻², 9 से 9 गया 6 × 10⁻³ डन। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बनाने का कोई मतलब नहीं। सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। टोटल चार्ज कह रहा है कि 7 माइक्रोकूलम है, लेकिन ये नहीं हमको मालूम है कि कितना है, यह Q1 है और यह Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। आप इसको 1 वेरिएबल पर भी बना सकते हो, एक Q लेके एक 7 - Q लेके, या 2 वेरिएबल पर भी बना सकते हो, Q1 Q2, और बीच में डिस्टेंस हो गया 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। कह रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वह 1 न्यूटन है, फोर्स बराबर है 1 न्यूटन। तो बताइए क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पहले तो हो गया कि Q1 + Q2 बराबर 7 माइक्रोकूलम, तो आप आराम से Q2 की जगह पे 1 वेरिएबल बना लो, 7 - Q1 पुट कर देना, इतना माइक्रोकूलम, ठीक है। और अब फोर्स का इक्वेशन पे डाल दो, फोर्स बराबर 9 × 10⁻⁹, और चार्ज का मल्टीपल यानी 7 × 7 - Q1। अब माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 इसके बदला, 10⁻⁻6 इसके बदला, टोटल 10⁻⁻12, अब बटा 0.3 का स्क्वायर यानी 9 × 10⁻⁻2 डन। 9 से 9 कट गया, फोर्स बराबर 1 दिया ही हुआ है, यहाँ हमारा हो जाएगा 10 कितना 7 × 7 - Q1 गुने 10⁻⁻3, और नीचे में 10⁻⁻2। बस अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपको 7 - Q1 बराबर
ये 10 टू द पावर -1 होगा, उधर जाएगा तो 10 टू द पावर 1 यानी 10, और इधर जो 7 गुना में था इधर डिवीजन में इतना, यानी Q1 बराबर यह इधर वह उधर गया तो 7 - 10/7 यानी 39, 7 में से 10 गया 39/7 माइक्रो कूलम। एंड Q2 बराबर क्या हो जाएगा 7 - 39/7 यानी 10/7 माइक्रो, इतना चार्ज हो जाएगा। आंसर में क्या लिखा है? आओ आंसर में 2 और 5। 7 है, फोर्स 1 न्यूटन 30 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेकेंड, Q1 + Q2 7, Q2 हो जाएगा 7 - Q1 माइक्रो कूलम, फोर्स 1 न्यूटन 9 न्यूटन 9 Q1 Q2 यानी सॉरी सॉरी Q1 Q2, तो Q1 की जगह 7 थोड़ी ना, यहाँ Q1 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे Q1, तो यहाँ इतना हो गया, ये गलत हो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा फिर Q1, यहाँ क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा Q1 गुने 7 - Q1 बराबर 10, इधर 10 टू द पावर -1 इधर जाएगा 10, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 7Q1 - Q1 स्क्वायर बराबर 10, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर - 7Q1 + 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, आना चाहिए, तो 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, Q1 - 5Q1 - 2Q1 + 10 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा Q1 - 5 और इधर Q1 - 2 बराबर 0। Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम, तो Q2, अगर Q2 इसको 5 लिए हो तो यह 2 माइक्रोकूलम, या उसको 2 लोगे तो इसको 5, यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलती हुआ था, उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। वो 7 दिमाग में चल रहा है। 15 के बाद 16, क्योंकि यहाँ एक चार्ज Q1 है और दूसरा 7 - Q1 है, तो Q1 से Q2 की जगह 7 - Q1 बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, में है, 2 insulated charged copper sphere A and B having their center separated by distance 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each इतना 6.5 × 10 - coulomb and the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. दो बॉडी है, दोनों पर चार्ज है, तो सिंपल हो गया कि दो बॉडी है, स्फीयर दे रखा है, तो अगर स्फीयर भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हम दोनों के सेंटर के बीच में ही लेते हैं, और सेंटर के बीच का दूरी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ध्यान देना, स्फीयर के केस में डिस्टेंस हम सेंटर के बीच में लेते हैं, हर केस में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि रॉड होगा तो लेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे केस में जब सेंटर होगा, स्फीयर होगा, तब हम लेंगे 50 सेंटीमीटर दूरी सेंटर के बीच में, और एक पर दोनों पर चार्ज बराबर है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, यहाँ भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, लेकिन आप लोग आदत डालिएगा पहले फॉर्मूला लिखने का फिर बनाने का। 6.5 × 6.5 × और एग्जाम में तो पक्का फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए और फिर बनाना चाहिए, 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 × 0.5, सब हट गया दशमलव, तो आपका क्या हो गया, सॉल्व करोगे तो 9 गुने, ये 5 से काटोगे 13, ये 5 से 13, 13 × 5 = 65 होता है, 13 गुने 10⁻⁹, यहाँ 10⁻⁻14, 10⁻�5, इसको सॉल्व किया जाए तो 9 13 का हो जाएगा 169 गुने 10⁻⁻5, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 6 54, 8 हाथ में 6, 9 6 15 गुने 10⁻⁻5, 3 इधर कर दिए अगर, हाँ
ठीक है, इतना गुना 10⁻⁵ न्यूटन यानी 0.0152 न्यूटन लगभग, यानी 1.52 गुने 10⁻²। ठीक है, आंसर दिया हुआ। उसके बाद है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चार्ज को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो हमको मालूम है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो फोर्स को अगर डबल करता है तो कितना हो जाएगा, चार्ज को कह रहा है कि डबल कर दिया तो यह 2 × 2 ऊपर और इसको हाफ कर दिया गया यानी हाफ का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 8F। यह टेक्निक समझ जाओ कि अगर दे दे किसी को दुगुना करना, रेशियो के टर्म में हम इस सवाल को बना सकते हैं। चार्ज को बोला है दुगुना करना है, रेडियस को हाफ करना है, तो इसको दुगुना करने से फोर्स दुगुना होगा, इसको दुगुना करने से भी फोर्स दुगुना होगा, इसको आधा करने से फोर्स आधा का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी टोटल 2 × 2 × इतना 8 गुना हो जाएगा। किसका, पहले वाले का, यानी इस बार एफ बराबर जो हो जाएगा वह 8 गुना हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा 8 गुने 0.0152 यानी 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1, 8 में 40, 1 41 के हाथ में 4, 8 4 12, 0.1216 न्यूटन। 0.24 दे रखा है। रेडियस कितना गुना किया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, चार्ज को डबल कर दिया, 2 दूना 4 और फिर 4 चौका 16 होगा, सॉरी 4 चौका 16, ये 2 दूना 4 है ना, इसके कारण भी 4 गुना बढ़ेगा ना, तो 16 से गुना करोगे तो ठीक है, सही में इसका दोगुना यानी 0.24 आ जाएगा, 0.24। ठीक है, 0.24 मिल गया। 16 के बाद 17 कह रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में सपोज ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, कि ए और बी दोनों क्या है, आइडेंटिकल साइज का है। थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? अच्छा क्वेश्चन है। एक अनचार्ज, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था DPP 1 में भी, कि अनचार्ज एक स्फीयर आया सिमिलर, पहले A से टच किया फिर B से टच किया और चला गया, A से टच किया B से टच किया और फिर चला गया, तो क्या होगा। देखो दोनों पर हम चार्ज पहले Q Q मान लेते हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे। इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है। अनचार्ज स्फीयर यह A है और यह B है। जब अनचार्ज स्फीयर C मान लो आया, जो कल भी चर्चा किए थे, A + C जैसे ही साथ में आएगा तो A पर चार्ज जो है वह हो जाएगा आधा और C पर चार्ज भी हो जाएगा आधा। ठीक है, ये अभी हमारे काम का है। C अब क्या हुआ, यह चार्ज के साथ अब B + C है, B के साथ कांटेक्ट में आया, तो B के साथ कांटेक्ट में आएगा तो B पे कितना चार्ज हो जाएगा, पहले से Q था Q + Q/2, यह टोटल चार्ज और इसका आधा, इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 2Q + Q, 3Q/4। इतना चार्ज B पर हो जाएगा और इतना ही चार्ज C पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फोर्स होगा, अब जो नया फोर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, यह चार्ज ऊपर वाला आधा हो गया, यहाँ 3Q/4, यानी यह हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी वही कह रहा है, तो इसके कारण आधा और इसके कारण 3/4 यानी 3/8 ऑफ प्रीवियस हो जाएगा। जो पहले क्वेश्चन में जो आया था पहले पार्ट में उसका 3/8, इसीलिए इस बार एफ बराबर हो जाएगा 3/8 गुने 0. कितना आया था पहले बार में 0.0152, तो इसका इतना हो जाएगा, यानी 8 से कट जाएगा 0.0, इसमें नहीं भाग लगा, इसमें भी नहीं भाग लगा, इसमें लगा एक बार में 9 × 8 = 72,
तो 19 3 57, 0.005 न तो रिश्ता इसके साथ इतना न्यूटन, यानी 5.7 गुने 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, बस ये अच्छा हुआ, मतलब ऐसे कैलकुलेशन करना ज़्यादा कठिन हो जाता है। अगर क्यू में हम कर लिए तो आसान हो गया, कोई 6.5/2 करके बनाएगा तो थोड़ा देखने में अजीब लगेगा। यहाँ से हमको मालूम चल गया कि यह आधा हो जाएगा और यह 3/4 हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो इसके कारण फोर्स आधा, 3/4 चार्ज हो गया तो इसके कारण फोर्स 3/4, यानी टोटल 3/8 हो जाएगा पहले वाले की तुलना में। ठीक है, ये हो गया 17 नंबर। अब एक क्वेश्चन और बचा है, अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यह 17 नंबर हो गया। यह क्या था? 17 नंबर था, जो 16 का ही दूसरा पार्ट था। अब 18 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी 2। आप लोग अगर डीपीपी साथ में बनाते चलोगे जबरदस्त कमांड हो जाएगा पूरे चैप्टर पे। 18, a free peat ball 8 gram carries a positive charge of 5 × 10⁻⁸ coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second peat ball fixed 5 cm vertically below the former peat ball so that the upper peat balls is stationary? यानी दो पीट बॉल्स है, फ्री पीट बॉल ऑफ 8 ग्राम। एक पीट बॉल है, यानी कोई यहाँ बॉल है, पीट एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल का एक बॉल है, 8 ग्राम इसका है, 8 ग्राम का है, और इस पर चार्ज आपको है 5 × 10⁻⁸ कूलम, इतना इस पर चार्ज है। इसके नीचे कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकेंड पीट बॉल फिक्स्ड 5 cm वर्टिकली डाउनवर्ड। यह वर्टिकली डाउनवर्ड एक दूसरा बॉल रखा हुआ है। ठीक है, इस पर पूछ रहा है कि कितना चार्ज हम दें कि यह ऊपर वाला बॉल जो है स्टेशनरी रहे। भैया तो सोचना पड़ेगा, ऐसे क्यों नहीं स्टेशनरी रहेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या नीचे गिरेगा, क्या यही बात है ना? स्टेशनरी क्यों नहीं था? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा। तो फिर स्टेशनरी कैसे होगा? जब कोई फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, बस। तो ऊपर की ओर फोर्स लगने का मतलब है कि यह अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। इस फोर्स को भूलो, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या कर रहा है? रिपल्सिव हो रहा है। अगर यह स्टेशनरी है तो यह फोर्स और यानी बराबर होना चाहिए। तो Q तो एक तो पॉजिटिव हो गया, अगर यह पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव, तभी रिपल्सिव फोर्स होगा, और मैग्नीट्यूड इस फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। तो बस हो गया, Fe का मैग्नीट्यूड Fg के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, चार्ज दोनों के बीच में 5 × 10⁻⁸, और यहाँ Q अपॉन डिस्टेंस r², यानी 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर था, तो 10⁻⁻² × -2, तो 10⁻⁻⁴। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इतना हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। यह होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। 8 ग्राम है, 8 ग्राम यानी 8 × 10⁻³ kg, और यहाँ g से गुना हो जाएगा। g यानी यहाँ ग्राम है, यहाँ g ग्राम है, और वहाँ g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम 10 रख के बना सकते हैं। चलो इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो गया 9 × 5 गुने यहाँ बटा में 25 गुने यहाँ Q गुने 10⁻⁹, में से 8 गया 1, इधर से गया यानी 5 बराबर 8 × 10⁻³ गुने 10। ठीक है, बस। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, यहाँ Q है, यहाँ यह Q है और यह क्या है? Q है। तो ये 5 से कट गया इतना, तो Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 8/9, यहाँ 10⁻⁻² था, यह उधर से गया -5, तो 8 × 5 = 40/9, 40/9 गुने 10⁻⁻7 कूलम, यानी 9 चौक 36, आंसर हो जाएगा 4.44 गुने 10⁻⁻7 कूलम। 4.44 गुने 10⁻⁻7 कूलम।
ठीक है, आंसर कितना था, लैपटॉप बंद हो गया, इसका कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, बस यह चार्ज Q है, यहाँ फोर्स 9 × 5 × 2 इतना हो गया, गुने यह चार्ज Q1 Q2 बटा r² यानी 25 इतना, और वेट के बराबर 8 ग्राम यानी 8 kg × g। ठीक है, Q बराबर 5 × 8/9 10⁻⁻2 -5 -7 40/9। ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा। डन। तो इस तरह से DPP2 कंप्लीट हुआ। इसको बनाइए, कंप्लीट कीजिए। अगले से फिर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू होगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और बेसिकली कूलम्स लॉ, और भी इसमें अच्छे लेवल्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद आएगा, और फिर हम लोग कुछ अच्छे लेवल्स का क्वेश्चन भी बनाएंगे, कुछ और टॉपिक आगे बढ़ा ले तो। ओके, खुश रहो, बाय बाय।